हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइज, आज हम लोग क्लास 11th के बायोलॉजी जो कि एनसीईआरटी से है के प्रथम चैप्टर जीव जगत के अत्यंत ही आवश्यक या अत्यंत ही कह सकते हैं महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस पे आप लोग जरूर ध्यान दीजिए और इसको याद कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा इसका, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1802 ईस्वी में लामार्क और ट्रेविरेनस ने किया था, या इनके द्वारा किया गया था जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। दूसरा क्वेश्चन है, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान के पिता का नाम लिखिए, या जंतु विज्ञान के जनक कौन थे? किसे कहा जाता है जंतु विज्ञान के जनक? तो जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के पिता या इसके जनक अरस्तु को कहा जाता है। यानी जीव विज्ञान के पिता भी अरस्तु को और जंतु विज्ञान के पिता भी अरस्तु को, तथा वनस्पति विज्ञान के पिता का नाम या वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्ट को कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, सजीव एवं निर्जीव में अंतर बताइए। क्या अंतर है सजीव और निर्जीव में? तो जितने भी सजीव होते हैं उनमें जीव द्रव्य उपस्थित होता है, जबकि जो कि सभी जीवों या सजीवों का भौतिक आधारशिला भी से कह सकते हैं, यह जीवधारियों की भौतिक आधारशिला कहलाती है। इसके विपरीत निर्जीवों में यह यानी जीव द्रव्य अनुपस्थित होता है, उसमें यह उपस्थित नहीं होता। चौथा क्वेश्चन है, जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं, या वर्गीकृत करने का क्या कारण है? तो जीवों का वर्गीकरण निम्नलिखित कारणों से किया जाता है। पहला, जीवों की सरलता की पहचान हेतु, अर्थात जीवों के वर्गीकरण से इसकी सरलता की पहचान होती है। दूसरा है, अन्य स्थानों के जीवों के अध्ययन हेतु। तीसरा, जीवों के जीवाश्मों के अध्ययन हेतु वर्गीकरण आवश्यक है। चौथा है, समूह बनाकर सभी जीवों का अध्ययन किया जा सकता है, जो कि वर्गीकरण के द्वारा ही संभव है, जबकि सभी जीवों का पृथक अध्ययन असंभव है, अर्थात अलग अलग उनका अध्ययन कर पाना असंभव होता है। वर्गीकरण से जीवों में समानता व असमानता का पता चलता है, यानी समानता व असमानता का पता चलता है, जिससे विभिन्न जीव समूहों के बीच संबंध का ज्ञान होता है, संबंध का ज्ञान। ठीक है। चौथा कारण है, विभिन्न टेक्सा के विकास का पता चलता है। वर्गीकरण के द्वारा ही विभिन्न टेक्सा के विकास अर्थात इवोल्यूशन का पता भी चलता है कि जीवों का विकास किस प्रकार हुआ है। पांचवा क्वेश्चन है, वर्गीकरण प्रणाली को बार बार क्यों बदलते हैं? क्या कारण है जिसके द्वारा वर्गीकरण प्रणाली को बार बार बदला गया है? तो नए उपकरणों और प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ वैज्ञानिक अध्ययन का भी लगातार विकास होता रहता है। जैसे प्राचीन काल में वैज्ञानिक जीवों का वर्गीकरण उनके आवास गुण के आधार पर करते थे, उनके आवास तथा गुण के आधार पर, क्योंकि उस समय आकारिकी के बारे में ज्ञान नहीं था। उसके पश्चात बाह्य आकारिकी वर्गीकरण का मुख्य आधार बन गई, यानी पहले तो आवास और गुण के आधार पर, उसके बाद बाह्य आकारिकी यानी जंतु का जैसा आकार होता था उसी आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाता था। उसके पश्चात सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप व अन्य उपकरणों की खोज के पश्चात जैसे जैसे जीवों का अध्ययन आगे बढ़ा तो उनका वर्गीकरण उनकी आंतरिक संरचना यानी एनाटॉमी तथा भ्रौणिकी का उपयोग वर्गीकरण हेतु होने लगा।
वर्तमान में कोशिकीय संरचना, गुणसूत्र, जैव रासायनिक विश्लेषण, जीनी संरचना तथा डीएनए में समानता का भी उपयोग जीवों के बीच संबंध स्थापित करने में तथा वर्गीकरण में किया जाता है। इसलिए वर्गीकरण प्रणाली समय के साथ साथ परिवर्तित एवं विकसित की जाती रही है। अर्थात हम कह सकते हैं कि आधुनिक युग में जीवों के वर्गीकरण का आधार उनकी कोशिकीय संरचना, गुणसूत्र, जैव रासायनिक विश्लेषण, जीनी संरचना तथा डीएनए में समानता, इन आधारों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह छठा क्वेश्चन कह सकते हैं, व्यष्टि तथा समष्टि की पहचान से हमें क्या शिक्षा मिलती है? व्यष्टि तथा समष्टि की पहचान। तो व्यष्टि किसे कहते हैं? प्रत्येक व्यष्टि में कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं जो उसकी समष्टि के अन्य व्यष्टियों में नहीं पाए जाते। समष्टि या पॉपुलेशन, देखिए प्रत्येक समष्टि जनन में पृथक होती है। प्रत्येक समष्टि क्या होती है? जनन में पृथक होती है, अलग अलग होती है, यानी रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती है। एक समष्टि के सदस्य आपस में अंतरे प्रजनन इंटरब्रीड करके नए जीव को जन्म दे सकते हैं। तीसरा है, एक समष्टि के सदस्यों में समानता होती है तथा ये अन्य समष्टि से असमान दिखाई देते हैं, यानी समष्टि के सदस्यों में समानता होती है जबकि ये दूसरी समष्टि से अलग दिखते हैं। चौथा है, समष्टि के प्रत्येक सदस्य का कैरियोटाइप समान होता है। और पांचवा है, एक समष्टि के सदस्यों में आंतरिक संरचना में समानताएं पाई जाती हैं। सातवां क्वेश्चन है, क्या आप वर्गीकी संवर्ग का सही क्रम पहचान सकते हैं? यहाँ पे कुछ क्रम दिए हुए हैं जिसमें सही क्रम को पहचानना है। पहला है जाति, गण, संघ या जगत। दूसरा है वंश, जाति, गण, जगत। तीसरा है जाति, वंश, गण और संघ। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि वर्गीकी की सबसे छोटी इकाई स्पीसीज या जाति को माना गया है। फिर जाति से वंश का निर्माण होता है और एक वंश वाले या एक जीनस वाले जंतुओं को या जीवों को एक गण या ऑर्डर के अंतर्गत रखा गया है। फिर विभिन्न एक समान जो गण या ऑर्डर होते हैं उनको एक संघ या फाइलम में रखा गया है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जाति या स्पीसीज, फिर इससे क्या होता है? वंश का निर्माण होता है, उससे गुण का और उसके बाद संघ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को समझिए तथा परिभाषित कीजिए। संघ, वर्ग, कुल, गण और वंश। देखिए संघ क्या है? संघ या फाइलम जिसे कहते हैं, तो समान गुणों वाले वर्गों या क्लास को एक संघ या फाइलम में रखा जाता है। जैसे मत्स्य जो मछलियां होती हैं, उभयचर जैसे एम्फीबिया वर्ग के जो जंतु हैं जो जल में भी होते हैं और स्थल में भी होते हैं। सरीसृप यानी रेप्टिलिया जो रेंग कर चलते हैं। पक्षी, एविज तथा स्तनधारी या मैमेलिया, इन जंतुओं को एक ही संघ कॉर्डेटा के अंतर्गत रखा गया है। इन सभी जंतुओं में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। पौधों में समान गुणों वाले वर्गों या क्लास को एक डिवीजन में वर्गीकृत किया जाता है। दूसरा है वर्ग या क्लास, तो समान गुणों वाले गण या ऑर्डर को एक वर्ग या एक क्लास में रखा जाता है। गण प्राइमेटा में जैसे बंदर, गोरिल्ला, चिंपैंजी को एक ही वर्ग मैमेलिया में तथा शेर, कुत्ता, बिल्ली आदि के साथ रखा गया है, क्योंकि ये सभी क्या होते हैं? ये सभी स्तनधारी होते हैं। मैमेलिया वर्ग के जंतुओं के अंतर्गत इन सभी को रखा गया है। इसके बाद है कुल या फैमिली। जिस प्रकार समान गुणों वाली जाति को एक वंश में रखते हैं, उसी प्रकार समान गुणों वाले सभी वंशजों को एक कुल या कुटुंब जिसे फैमिली कहते हैं इसके अंतर्गत रखा जाता है। जैसे आलू है, टमाटर है, बैगन है इत्यादि में कई गुण समान होते हैं, इसलिए इन्हें एक ही कुल सोलेनेसी के अंतर्गत रखा गया है। कुटुंब को वर्धिक या वेजिटेटिव तथा जननीय लक्षणों रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स के आधार पर विशेषीकरण किया जाता है।
जैसे उदाहरण के लिए शेर, बाघ तथा तेंदुआ को वंश पैंथेरा में तथा बिल्ली के साथ कुटुम्ब फेलिडी में रखा गया है। इसी प्रकार कुत्ता और बिल्ली में कुछ समानताएं तथा कुछ अंतर भी होते हैं। इन्हें दो अलग अलग कुटुंबों क्रमशः कैनिडी तथा फेलिडी के अंतर्गत रखा गया है। गण या ऑर्डर। समान गुणों वाले कुत्तों को एक गण या ऑर्डर में रखा जाता है। ऐसे कुत्ते जिनमें गुण समान होते हैं, जैसे बिल्ली, कुत्ता तथा शेर को एक ही ऑर्डर कार्निवोरा में रखा गया है। पौधों में कॉन्वोल्वुलेसी में तथा सोलेनेसी कुटुंब को एक गण पॉलीमोनियल्स में पुष्पीय गुणों के आधार पर रखा गया है, यानी पुष्पों के गुणों के आधार पर। अगला है वंश या जीनस। वंश संबंधित स्पीसीज का एक समूह है, या कह सकते हैं कि जीनस इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। वर्गीकरण में वंश का बहुत महत्व है। द्विपद नाम पद्धति, बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर के अनुसार किसी भी स्पीसीज को तब तक कोई नाम नहीं दिया जा सकता जब तक कि वह किसी वंश के साथ न हो। अगला क्वेश्चन है, जीवों के वर्गीकरण तथा पहचान में कुंजी किस प्रकार सहायक होती है। कुंजी के बारे में आपने पढ़ा होगा। कुंजी एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा विभिन्न वर्गों में स्थित प्रत्येक प्रकार के जीव की पहचान की जा सकती है। वैज्ञानिक जीवों की पहचान उनके आधार पर बनाई गई कुंजी से करते हैं। कुंजी प्रश्नों तथा जंतुओं के समान और असमान गुणों के आधार पर बनाई जाती है। वर्गीकी कुंजी या टेक्सोनॉमी की दो विपरीत लक्षणों पर आधारित होती है, जिसमें एक को स्वीकारा जाता है जबकि दूसरे को अस्वीकृत कर दिया जाता है। कुल, वंश तथा जाति के लिए अलग अलग कुंजी का उपयोग किया जाता है। चलिए इसी के साथ आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।